हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। मेरा नाम है करण और स्वागत है आपका इस सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एविडेंस लॉ के लैंडमार्क जजमेंट में से पहला जजमेंट जो कि आया है सुप्रीम कोर्ट का जुलाई 2025 के मंथ में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉम्प्रिहेंसिव एंड बाइंडिंग गाइडलाइंस दी हैं रिगार्डिंग द कलेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड टाइमलाइन रिगार्डिंग द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ डीएनए एविडेंसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस केस को स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस केस का टाइटल क्या है, कौन सा केस है ये है कातावली देवरकर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस जो कि सुप्रीम कोर्ट में गया है। चलिए फर्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। अब ये केस इतना ज्यादा मैटर क्यों करता है? फर्स्टली, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉम्प्रिहेंसिव एंड बाइंडिंग गाइडलाइंस इशू की हैं कि जो भी हैंडलिंग होगी डीएनए एविडेंसेस की, डीएनए एविडेंसेस किस चीज में इंपॉर्टेंट होते हैं? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। तो उनकी हैंडलिंग कैसे होगी, उनका कलेक्शन कैसे होगा, प्रोसेस कैसे रहेगी, उन सबको लेकर डिटेल्ड एंड बाइंडिंग गाइडलाइंस प्रोवाइड की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। अब ये जजमेंट आता है एक सीरियस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस के केस में, जहां पे एक पर्सन को डेथ सेंटेंस की पनिशमेंट दे दी गई थी एंड लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया है हाई कोर्ट के। अब द रूलिंग हैज अ नेशन वाइड इम्प्लीकेशन। क्रिमिनल ट्रायल्स में इसका इम्प्लीकेशन रहेगा, फॉरेंसिक साइंस में, एंड राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल अंडर आर्टिकल 21 की जो भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होंगी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में, जो भी टेस्टिंग होती है डीएनए एविडेंसेस की, उसके लिए भी ये गाइडलाइंस मैंडेटरी रहेंगे एंड बाइंडिंग रहेंगी। चलिए अब हम इस केस के फैक्ट्स को देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये इंसिडेंट है 2011 का मई में तमिलनाडु के एक थानी डिस्ट्रिक्ट का, जहां पे एक कपल घूमने आए थे और टूरिस्ट प्लेस थी। वहीं पे एक पर्सन कपल का ब्रूटली तरीके से मर्डर कर देता है एंड मर्डर करने के बाद जो फीमेल रहती है उसका रेप करता है एंड रॉबरी, जो भी उनका सामान रहता है वो चुरा के चला जाता है। इसके बाद इस केस में एक एफआईआर रजिस्टर होती है उस पर्सन के अगेंस्ट में। एफआईआर रजिस्टर होती है कौन कौन से सेक्शन पे? सेक्शन 302 ऑफ मर्डर, सेक्शन 376 ऑफ रेप एंड 397 रॉबरी ऑफ द आईपीसी। अब आईपीसी का क्यों है? क्योंकि ये केस 2023 से पहले का है जब आईपीसी ही फॉलो होता था। जब इस केस को चैलेंज किया ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को अक्यूज ने हाई कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दिया उसके डेथ सेंटेंस को। हाई कोर्ट में जब अपहेल्ड हो गई उसकी पनिशमेंट, तो फाइनली उसने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब ये अपील जाती है तो सुप्रीम कोर्ट इस डिसीजन को ओवरटर्न कर देता है। किस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट इस डिसीजन को ओवरटर्न करता है? ड्यू टू द प्रोसीजरल लैप्स इन डीएनए हैंडलिंग की जो भी डीएनए एविडेंसेस थे उस अक्यूज के क्राइम सीन पे जो भी मिले थे फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में जिनका चेकिंग हुई, उसके बाद में उसमें काफी सारे प्रोसीजर लैप्स थे। तो इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस डिसीजन को ओवरटर्न कर देता है। चलिए आगे देखते हैं। अब सेंट्रल इशू क्या है इस केस का? इस केस का सेंट्रल इशू है जो भी डीएनए एविडेंस थे, यही एक सोल बेसिस थे इस केस में कन्विक्शन के लिए, कि जो पर्सन था अक्यूज था जिसने क्राइम किया था उसके कन्विक्शन का सोल बेसिस क्या था? यहाँ पे डीएनए एविडेंस। अब जो पूरा का पूरा केस था वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे बेस्ड था कि सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस जो भी मिले थे उस पर्सन के अगेंस्ट थे एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स, सीमन, ब्लड, हेयर एविडेंसेस मिले फ्रॉम द क्राइम सीन वर अलीजली मैच टू द अक्यूज, की जो भी एविडेंसेस मिले थे वो अक्यूज से मैच कर रहे थे। ये फाइंडिंग्स थी ट्रायल कोर्ट की और हाई कोर्ट की। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे जो एविडेंसेस हैं उनकी इंटीग्रिटी काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्योंकि इसमें काफी सारे प्रोसीजरल लैप्स हैं कि जो भी प्रोसीजर रहता है उनका फॉलो अप नहीं किया गया एंड काफी सारे वायलेशंस थे। सो इसीलिए जो एविडेंसेस की इंटीग्रिटी है वो कॉम्प्रोमाइज थी एंड जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया गया। अब क्या डेफिशिएंसी थी हमें हम समझते हैं, क्या क्या डेफिशिएंसी थी इस केस में एंड किस रीजन से, किस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जजमेंट को ओवरटर्न किया है। फर्स्टली, पोस्टमार्टम जो कंडक्ट किया था क्राइम सीन पे वो एक ओपन और नॉन स्टेराइल एनवायरनमेंट में कंडक्ट किया गया था जो कि नहीं करना था। सेकेंडली, कोई भी क्लियर चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन नहीं की गई। अब चेन ऑफ कस्टडी क्या होती है? चेन ऑफ कस्टडी होती है कि जब भी एविडेंस कलेक्ट होते हैं क्राइम सीन से, क्राइम सीन्स के बाद वो
पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस अपने पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर करती है। एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद उन एविडेंसेस को भेजा जाता है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में टेस्टिंग के लिए। एंड उसमें जब भी एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाता है तो चेन ऑफ कस्टडी में कस्टडी ट्रांसफर की जाती है एक ट्रांसफर से रिसीवर को। उसमें सिग्नेचर होने चाहिए कि किस पर्सन पे कब गई है कस्टडी, किसने किस टाइम पे हैंडलिंग की है, कि कोई भी एविडेंस एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किस पर्सन के कंट्रोल या कस्टडी में थे। ठीक है, ये होती है चेन ऑफ कस्टडी। थर्ड रीजन, जो पुलिस स्टेशन से ट्रांसफर हुए एविडेंसेस फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में एफएसएल में, उसमें 41 डेज का डिले था। तो अब ये कोई नॉर्मल डिले नहीं था, क्योंकि 41 डेज में एविडेंसेस को टेम्पर किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, एंड काफी सारी फिर थ्योरीज निकल के आ जाती हैं, कॉम्प्रोमाइजेस हो सकते हैं एविडेंसेस के साथ में। तो ये डाउट वाली सिचुएशन थी। अब जैसे कि क्रिमिनल लॉ में एक हमारा प्रिंसिपल रूल क्या है कि एक पर्सन शुड बी प्रूव गिल्टी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट को हम कैसे समझ सकते हैं कि कोई भी पर्सन 100% गिल्टी होना चाहिए, कि 1% ऑफ भी स्कोप ऑफ डाउट नहीं होना चाहिए कि उस पर्सन ने क्राइम नहीं किया था या फिर कोई रीजन से वो बच सकता है, कि 100% कोर्ट को प्रूफ करना पड़ेगा, प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करना पड़ेगा कि यही पर्सन क्रिमिनल है एंड कोई भी डाउट नहीं है कि इसने क्राइम नहीं किया है। तो यहाँ पे 41 डेज का डिले था, एक ये रीजन है। फोर्थ रीजन इज इम्प्रॉपर पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ डीएनए सैंपल्स, की जो भी डीएनए सैंपल्स होते हैं उनकी प्रॉपर पैकेजिंग होनी चाहिए एंड हर सैंपल पे प्रॉपर लेबलिंग होती है हर एक चीज की, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ बायोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं जिन्हें टेम्परेचर कंट्रोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। अब इसे हम ऐसे समझते हैं कि कोई पेरिशेबल गुड्स हैं जिन्हें ट्रांसफर करना है ए एरिया से बी एरिया तक। अगर वो खराब हो सकते हैं नॉर्मल एनवायरनमेंट में तो फिर एसी ट्रक्स में उन्हें ट्रांसफर किया जाता है कि वो गुड्स खराब ना हो जाएं। वैसे ही जो भी बायोलॉजिकल एविडेंस होते हैं उन्हें टेम्परेचर कंट्रोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है कि उससे हैम्पर ना हो जाए वो एविडेंसेस। एक ये लैप्स था। Sixth point is inconsistent documentation that we have covered in the chain of custody. And finally, किसी भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने टेस्टिफाई नहीं किया एविडेंसेस की कंडीशन या क्रेडिबिलिटी ऑफ डीएनए सैंपल्स, कि ये जो डीएनए सैंपल्स हैं ये 100% इसी अक्यूज्ड के हैं। इसके लिए प्रोसिक्यूशन ने कोई भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टेस्टिमनी नहीं लगाई थी अपने कोर्ट में। चलिए, ये रीजंस थे, ये सारे प्रोसीजरल डेफिशिएंसी थी, फ्लॉज थी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आइडेंटिफाई करी इस केस में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन दिए हैं। पहला ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि यहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी की लैकिंग है, कि ऑल ओवर द इंडिया जो भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जो एविडेंसेस जाते हैं उनका कोई प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं है, कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है, किस तरीके से एविडेंस की कलेक्शन होगा, किस तरीके से उनकी हैंडलिंग होगी। Second observation given by the Supreme Court of India, that is judicial principle, कि scientific evidence is only as strong as the procedure that supports it, कि प्रोसीजर कहता है कि ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं, ये प्रोसीजर फॉलो होने चाहिए। अगर वो प्रोसीजर फॉलो नहीं होते हैं तो कितना अच्छा भी एविडेंस हो जो हमारे केस को सपोर्ट कर रहा हो उसे भी एडमिसेबल नहीं माना जाएगा। चलिए, थर्ड पॉइंट क्या था? फेलियर ऑफ द सिस्टम, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे प्रॉपर एक सिस्टम का फेलियर है, कि जो लैप्सेस हैं वर नॉट आइसोलेटेड बट सिम्टोमेटिक ऑफ सिस्टमैटिक फेलियर इन द फॉरेंसिक मैनेजमेंट, कि जो भी फॉरेंसिक साइंस एविडेंसेस होते हैं उनका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया गया है, यहाँ पे सिस्टम फॉलो नहीं किया गया, तो सिस्टम का फेलियर है पूरी तरीके से। Fourth observation given by the Supreme Court, that is violation of Article 21. Article 21 हमें राइट देता है, राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल टू एवरी पर्सन इन इंडिया, कि अब इसमें फेयर ट्रायल पे क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पे फेयर ट्रायल का वायलेशन है, क्योंकि जो डीएनए एविडेंसेस जो सोल बेसिस से कन्विक्शन के इस केस में उसमें फ्लॉज हैं। ठीक है, एंड इस केस में जस्टिस संजय करोल जी थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, इनने अपने जजमेंट में बोला द प्रोबेटिव वैल्यू ऑफ डीएनए एविडेंस इज इमेंस, की जो डीएनए एविडेंसेस की वैल्यू होती है एज एडमिसेबल एविडेंस वो काफी ज्यादा क्रेडिबिलिटी होती है उनकी, बट ओनली when its integrity is preserved with the same rigor as its scientific basis, कि जो scientific basis है उसी लेवल पे एविडेंसेस की इंटीग्रिटी भी मेंटेन होके रखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हाँ,
अब हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डीएनए एविडेंसेस की हैंडलिंग के लिए 4 मेजर गाइडलाइंस दी हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डिटेल में इसे किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर्स को मेंटेन करना पड़ेगा। फर्स्ट, सैंपल्स मस्ट बी कलेक्टेड यूजिंग साइंटिफिक एंड स्टेराइल मेथड्स, कि सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक मेथड से जो डीएनए एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं उन्हीं को माना जाएगा। डिटेल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए उन एविडेंसेस का, कि एफआईआर नंबर, डेट मेंशन होगी एविडेंस पे। सेकेंडली, सेक्शंस जो भी इन्वॉल्व हैं, कि जो भी पहले क्राइम सीन होता है, क्राइम सीन से पुलिस स्टेशन जाया जाता है, पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर की जाती है, तो एफआईआर रजिस्ट्रेशन में जो भी आईपीसी के सेक्शन इन्वॉल्व हैं उन्हें भी मेंशन किया जाएगा, उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा एविडेंसेस के ऊपर। थर्डली, नेम एंड बैज नंबर ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो भी उस केस का क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसका नाम और बैज नंबर भी मेंशन किया जाएगा प्रॉपरली। फोर्थली, मेडिकल फैसिलिटी, किस मेडिकल फैसिलिटी में, किस हॉस्पिटल में, किस लेबोरेटरी में उन एविडेंसेस की चेकिंग हो रही है, टेस्टिफाई किए जा रहे हैं, क्रेडिबिलिटी हो रही है, वो मेडिकल फैसिलिटी का नाम मेंशन किया जाएगा। एंड जो डॉक्टर उसे सुपरवाइज कर रहा है, जो कर रहा है, उनका भी नाम मेंशन किया जाएगा। एंड इसके अलावा 3 लोगों के सिग्नेचर रखे जाएंगे। फर्स्टली, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनके सिग्नेचर होंगे एविडेंसेस के ऊपर। सेकेंडली, मेडिकल ऑफिसर, जिस मेडिकल ऑफिसर ने उसे ट्रीट किया है उन फॉरेंसिक एविडेंसेस को। थर्डली, कोई इंडिपेंडेंट विटनेस अगर अवेलेबल है तो उनके सिग्नेचर भी प्रेजेंट होने चाहिए। एंड इन केस कोई विटनेस अवेलेबल नहीं है, एब्सेंट है, तो उसका रिटन जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा केस डायरी के अंडर। केस डायरी में मेंशन करना पड़ेगा किस रीजन से कोई भी विटनेस अवेलेबल नहीं थे, एब्सेंट थे। चलिए अब देखते हैं हम गाइडलाइन नंबर 2, कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन और टाइमलाइंस मैनेज की जाएंगी डीएनए एविडेंसेस में। फर्स्टली, आईओ कौन होता है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। वो डायरेक्टली अकाउंटेबल रहेगा किसी भी सारे ट्रांसपोर्ट के लिए सैंपल्स के, फ्रॉम पुलिस स्टेशन टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल टू फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज। सेकेंडली, जो भी सैंपल्स कलेक्ट होते हैं क्राइम सीन से, इन्हें 48 आवर्स के अंडर में ही फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में ट्रांसफर किया जाएगा। अगर 48 आवर्स में नहीं किया जाता है तो यहाँ पे इसने एडमिसेबल एविडेंस नहीं माना जाएगा। थर्डली, अगर कोई भी डिले होता है तो उसे क्लियरली उसकी रिकॉर्डिंग होगी, क्लियरली रिकॉर्डेड रहेंगे केस डायरी में कि किस रीजन से जो डिले हुआ है। नाउ, डेट एंड टाइम कलेक्शन, जब भी कलेक्शन हुआ है उसका प्रॉपर डेट एंड टाइम मेंशन होना चाहिए। सेकेंडली, किस टाइम पे किस पर्सन को हैंड ओवर किया गया है ये मेंशन होना चाहिए। एंड अगर कोई डिले होता है तो कॉज ऑफ डिले भी मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा डीएनए सैंपल्स को स्टोर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, कि सीमन या फिर ब्लड सैंपल्स रिकवर किए गए हैं, कलेक्ट किए गए हैं, तो उन्हें प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इन द प्रॉपर स्टोरिंग मैनर, कि अगर खराब हो सकते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे तो फिर प्रॉपरली टेम्परेचर कंट्रोल्ड स्टोरेज में उन्हें स्टोर किया जाएगा उन एविडेंसेस को। ये थी हमारी गाइडलाइन नंबर 2। अब हम देखते हैं थर्ड गाइडलाइन। थर्ड गाइडलाइन में क्या दिया गया है? स्टोरेज एंड हैंडलिंग। अब स्टोरेज एंड हैंडलिंग कैसे की जाएगी एविडेंसेस की, ये देखिए कि जो भी एविडेंसेस हैं इन्हें सील्ड डीएनए पैकेजेस में रखा जाएगा एंड इसे ओपन नहीं किया जाएगा, रीसील नहीं किया जाएगा विदाउट कोर्ट ऑथराइजेशन, कि अगर कोर्ट ऑथराइज नहीं करता है तो इन एविडेंसेस को ओपन नहीं किया जाएगा। एंड सेकेंडली, एक क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपर्ट उसे सर्टिफाई करेंगे कि अगर इसे ओपन करने से उसकी ऑथेंटिसिटी सही वैलिड रहेगी तो ही ओपन किया जाएगा, अदरवाइज उसे ओपन नहीं किया जाएगा। कि अगर एविडेंसेस की इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है रीसील करने से या फिर रीओपन करने से एविडेंसेस को, तो फिर उन्हें ओपन नहीं किया जाएगा अनलेस द कोर्ट ऑर्डर्स। एंड फाइनली, कोर्ट मस्ट रिकॉर्ड एक्सप्लिसिट जस्टिफिकेशन, कि अगर कोर्ट ऑर्डर देता है कि इन्हें ओपन किया जाएगा तो फिर उसके प्रॉपर जस्टिफिकेशन एक्सप्लिसिटली मेंशन करने पड़ेंगे, जजमेंट में या ऑर्डर में देने पड़ेंगे कि क्या रीजंस हैं जिससे रीओपन या रीसील किया जा रहा है एविडेंसेस को। कि एक बार एविडेंस कलेक्ट हो गए क्राइम सीन से, पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन से फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी गए, लेबोरेटरी ने अगर सर्टिफाई कर दिया एविडेंसेस को तो उन्हें सील पैकेज में रखा जाता है कंटेन करके, एंड इसे ओपन नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एज अ एविडेंस इन्हें कोर्ट में प्रेजेंट किया जा सकता है। ये थी हमारी गाइडलाइन नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट गाइडलाइन। गाइडलाइन नंबर 4, चेन ऑफ कस्टडी, कि जब भी
एविडेंसेस को ट्रांसफर किया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह पे, तो सब डॉक्यूमेंट किया जाएगा रिटर्न में कि किसे दिया गया है, कब दिया गया है। फर्स्टली डेट एंड टाइम मेंशन रहेगा उस चीज पे कि कब पुलिस स्टेशन से हॉस्पिटल गए हैं, हॉस्पिटल में किसे हैंड ओवर किया गया है, हैंड ओवर करने के बाद हॉस्पिटल से वापस जा सकते हैं फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, स्पेसिफिकली अगर हॉस्पिटल के पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है उन्हें टेस्ट करने के लिए, और फॉरेंसिक साइंस से वापस दिए जाते हैं ये पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, आईओ को। तो हर एक चीज की डेट एंड टाइम मेंशन रहेगा एविडेंसेस के लिए, एक प्रॉपर केस डायरी मेंटेन की जाएगी। सेकेंडली नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द हैंडिंग ओवर एंड रिसीविंग पर्सन्स, कि जो हैंड ओवर कर रहा है उसका नेम, साइन और टाइम मेंशन किया जाएगा, एंड जो रिसीविंग पर्सन है उनका भी नेम, सिग्नेचर एंड टाइम, किस टाइम पे उन्हें दिया गया है। और जब भी ट्रांसफर किया जा रहा है एविडेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह पे, तो इसके रीजंस मेंशन होने चाहिए। दिस रजिस्टर मस्ट बी सबमिटेड एज पार्ट ऑफ ट्रायल कोर्ट ऑर्डर्स, कि जब भी ट्रांसफर हुआ है एक जगह से दूसरी जगह पे एविडेंसेस का, तो केस डायरी में मेंशन किया जाएगा रीजंस, कि क्या रीजंस हैं जिन रीजन की वजह से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जाएगा। एंड इसके अलावा गाइडलाइन नंबर 4 में सुप्रीम कोर्ट ने एक सारे इंडिया के, ऑल ओवर द इंडिया सारे स्टेट्स के डीजीपीज कौन होते हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो इज द चीफ ऑफ पुलिस इन अ स्टेट लेवल पे जो हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर की रैंक होती है वो होती है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उन्हें ऑर्डर दिया गया है कि सारे स्टेट्स की डीजीपी को मस्ट प्रिपेयर अ स्टैंडर्ड फॉर्म एंड एंश्योर इम्प्लीमेंटेशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, की हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म एंड प्रोसीजर मेंटेन किया जाए, एंड जो गाइडलाइंस दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्रॉपरली इंप्लीमेंट की जाएंगी ऑल ओवर द स्टेट्स। एंड ये गाइडलाइन दी गई डीजीपी को, अगर कुछ भी वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट रेट ऑफ मैंडेमस या ऑर्डर इशू कर सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी इस केस में। चलिए ये थी 4 गाइडलाइंस। अब हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या डीएनए एविडेंस कंक्लूसिव होते हैं, क्या फाइनल होते हैं। डीएनए एविडेंस में आ गया कि यही अक्यूज है, जो क्राइम सीन पे इसके ब्लड सैंपल्स मिले हैं एंड जो अक्यूज के ब्लड सैंपल्स हैं ये मैच कर रहे हैं, तो क्या कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा? नहीं, नॉट ऑलवेज। एंड दैट्स द कोर ऑफ दिस केस, कि हर केस में जो डीएनए एविडेंस रहेंगे उसे एब्सोल्यूट एविडेंस नहीं माना जाएगा इस केस के बाद से, क्योंकि डीएनए एविडेंस प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं, एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। उसके काफी सारे रीजन इस केस में हमने देखे हैं कि अगर रीजन से हैम्पर होता है, प्रोसीजर लैप्सेस होते हैं, तो उस केसेस में डीएनए एविडेंसेस को एब्सोल्यूट एविडेंस नहीं माना जाएगा। सेकंड पॉइंट, जो प्रोबेटिव वैल्यू रहेगी एविडेंसेस की, डिपेंड्स ऑन द कलेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ प्रोटोकॉल्स, की जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, ये प्रॉपर्ली फॉलो हुई हैं तो ही उसे फाइनल माना जाएगा। एंड थर्डली, कोर्ट्स ने रिजेक्ट किया है कि डीएनए एविडेंस को सेवरल रिसेंट केसेस में, ये तो 2025 का केस है, इससे पहले काफी सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स ने डीएनए एविडेंसेस को रिजेक्ट भी किया है, जहां पे वो डायरेक्टली प्रूफ कर रहे थे कि अक्यूज्ड ही क्रिमिनल है एंड ये मैच कर रहे हैं। फर्स्टली इन द केस ऑफ मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जहां पे डीएनए एविडेंसेस को एक्सक्लूड कर दिया था ड्यू टू सैंपल डिग्रेडेशन, की जो भी सैंपल्स हैं उनकी वैल्यू या उनकी ऑथेंटिसिटी, वेरासिटी डिग्रेड हो गई है। सेकेंडली राहुल वर्सेस स्टेट इन 2022 द कोर्ट रिजेक्टेड फॉर पॉसिबल कंटेमिनेशन, कि ऐसा हो सकता है कि जो एविडेंसेस हैं वो उन्हें कंटेमिनेट कर दिया गया हो ड्यू टू द प्रोसीजरल लैप्सेस। थर्डली इन प्रकाश निषेध वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इन दिस केस चेन ऑफ कस्टडी इज इनकम्प्लीट, की कब एविडेंसेस किस पर्सन से किस पर्सन को ट्रांसफर हुए हैं एंड किस टाइम पे हुए हैं, किस रीजन से हुए हैं, ये इनकम्प्लीट थी, प्रॉपर्ली डायरी मेंटेन नहीं थी। इन रीजन से प्रोसीजर लैप्सेस थे डीएनए एविडेंस के कलेक्शन में, तो इस केस में भी डीएनए एविडेंस को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था। तो फाइनल टेक अवे क्या है हमारा यहाँ पे, इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो भी फॉल्टी हैंडलिंग होगी एविडेंसेस की, ये हमारे प्रोसिक्यूशन के केस को काफी ज्यादा वीकन कर सकते हैं, और जो भी साइंटिफिक फॉरेंसिक टूल्स हमने यूज किए हैं क्रिमिनल को डिक्लेयर करने में, कोर्ट में उस प्रूफ करने के लिए, इन्हें यूजलेस किया जा सकता है एंड हमारे केस को वीकन कर देगा प्रोसिक्यूशन के लिए, अक्यूज्ड के क्राइम को प्रूफ करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जजमेंट मैटर क्यों करता है? यहाँ 5 पॉइंट्स हैं जिस बेसिस पे ये जजमेंट हमारा मैटर करता है काफी ज्यादा। फर्स्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टैंडर्डाइज फॉरेंसिक डीएनए प्रैक्टिस का इंप्लीमेंटेशन कर दिया है ऑल ओवर द इंडिया, कि जो भी डीएनए एविडेंस का कलेक्शन होगा, प्रोसीजर रहेगा, उसका एक प्रॉपर गाइडलाइंस इशू कर दी हैं। कि जैसे कि हम याद कर सकते हैं
विशाखा केस में स्टेट ऑफ राजस्थान में जब विशाखा गाइडलाइंस दी गई, जब सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के लिए प्रॉपर लॉ नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही प्रॉपर गाइडलाइंस इशू की थी वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट को अवॉइड करने के लिए या ना होने के लिए। तो फर्स्ट रीजन क्या है इस केस का कि यहाँ पे स्टैंडर्डाइज फॉरेंसिक डीएनए प्रैक्टिस इंप्लीमेंट कर दी गई है। सेकेंडली, दिस केस रिड्यूसेस द रूम फॉर इन्वेस्टिगेटिव नेग्लिजेंस और मैनिपुलेशन की यहाँ पे डीएनए एविडेंस को अब मैनिपुलेट करने के रिस्क और चांसेस हाई लेवल पे रिड्यूस कर दिए गए हैं कि हर एक चीज का रीजन टाइम मेंशन किया जाएगा। थर्डली, ये केस स्ट्रेंथन करता है पब्लिक के सपोर्ट में, जो भी साइंटिफिक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है उसमें पब्लिक के ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करता है कि अब से जो भी प्रोसीजर रहेगा डीएनए में ये तो फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, ये केस अपहोल्ड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिए गए हैं अगेंस्ट द रॉन्गफुल कन्विक्शन की किसी पर्सन को रॉन्गफुली कन्विक्ट किया जाता है तो उसके अगेंस्ट में एक पर्सन के पास यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस हैं अब उसके पास, अक्यूज के पास। फिफ्थली, ये केस एम्पावर करता है ट्रायल कोर्ट्स को टू डिमांड हायर प्रोसीजरल इंटीग्रिटी फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनसे हायर प्रोसीजरल इंटीग्रिटी रिक्वायर्ड होती है। चलिए फाइनल हम कंक्लूजन पे आते हैं, हमारी लास्ट स्लाइड इस केस की। अभी जो केस है इस केस का नाम आप रखना देवरकर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब इस केस को हम समझ सकते हैं कि डेथ सेंटेंस किसी पर्सन को दिया गया, ट्रायल कोर्ट ने दिया जजमेंट, हाई कोर्ट ने उसे अपहेल्ड कर दिया एंड सुप्रीम कोर्ट ने लास्टली ओवरटर्न किया किस बेसिस पे कि जो भी साइंटिफिक डीएनए एविडेंसेस हैं वहां पे प्रोसीजर लैप्स थे। अब इस केस में जो भी गाइडलाइंस आई हैं ये मॉन्यूमेंटल इफेक्ट है कि साइंटिफिक रिगर और लीगल स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल फेयरनेस का एंड टू इंडियाज फॉरेंसिक जस्टिस सिस्टम। ये जो केस है ये स्ट्रिक्ट प्रोसीजरल मैंडेट देता है रिगार्डिंग द डीएनए एविडेंस कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज and presentation. The court has created a nationwide benchmark for investigating agencies, prosecutor and trial courts की ये benchmark courts को follow करने पड़ेंगे. So this case not only ensures the probative value of DNA evidence but also protects the individuals from wrongful convictions कि अब ये guidelines सभी DGPs को implement करानी पड़ेंगी अपने states में and investigating officers की एक mandatory duty है कि इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है इन द कलेक्शन ऑफ डीएनए एविडेंसेस। आई होप इस सेशन के बाद आपको डीएनए गाइडलाइंस जो लैंडमार्क जजमेंट में दी गई हैं एकदम डिटेल में क्लियर हो गई होंगी। एंड इस केस की अगर आपको पीपीटी चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं लीगल बाय केएसटी या फिर लॉ प्रेस में नंबर लेके व्हाट्सएप पे पीपीटी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सेशन में बने रहने के लिए। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।